नमस्कार। आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज के मेहमान कार्यक्रम के इस अंक में मैं आपके रेडियो साथी गैर अतर हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज के मेहमान कार्यक्रम के आज के इस अंक में हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं वे नारी शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। जी हाँ श्रोताओं, कहते हैं ना कि पावर हाउस ऑफ एनर्जी एंड इंस्पिरेशन। आज मैं परिचय देते हुए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज हमारे स्टूडियो में आई है SSB यानी सशस्त्र सीमा बल में DIG यानी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर सेवानिवृत्त मिस सोनम यूट्रॉन जी है, जो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला DIG है SSB में और पूरे इंडिया में दूसरी है। और अपने श्रोताओं को ये जरूर बताना चाहूंगी कि सोनम जी अभी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर कार्यरत है और आप नेशनल ह्यूमन राइट्स जस्टिस कमीशन और बदला जैसे NGO के वीमेन फोरम के नेशनल प्रेसिडेंट भी है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। तो सबसे पहले तो जय हिंद मैम, और आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपका जो पद है उसको मैं गिनने लगूं तो पूरा दिन निकल जाएगा, तो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से। तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि आप अरुणाचल प्रदेश के किस जगह से है और आपका बचपन और शिक्षा के बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। हाँ जी, मैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का दिरांग सर्कल के नमशु विलेज की हूँ और मैं स्कूल, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि स्कूल के बारे में, मैं बहुत देर से स्टार्ट किया है। इन द बिगिनिंग में स्कूल नहीं भेजा किया मेरे परिवार ने। अच्छा। मेरी छोटी बहन को ही भेजा था। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं क्यों वंचित हूँ। तो एक दिन मैं खुद ही चली गई स्कूल में, भाग गई थी घर से। और वहाँ उस दिन मैं 15 अगस्त के जन्म का है। 15 अगस्त का प्रभात फेरी का टाइम पे मेरे जन्म हुआ। लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं था कि मैं उस टाइम में, वैसे तो छोटा ही था, तो 15 अगस्त में मैं वहाँ स्कूल चली गई। मेरे मामा और भाई लोग जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे चले गए। तो गुरुजी को काफी खुश हुआ कि हालांकि कोई बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते तो ये तो अपने से भाग के आए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। तो मुझे बहुत लाड़ प्यार दिखाया और ये कहा कि कल आ जाओ, फिर आपका नाम अंकन किया जाएगा स्कूल में, तो आप पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इसी तरह वो खेलकूद करके मीठा उठा खा के वापस चले गए घर। जब देखा कि मेरी माँ बहुत नाराज देखा तो मेरे मामा वहाँ पहले मैंने भेज दिया कि माँ को समझाओ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो इसी तरह मेरे मामा ने वहाँ माँ को समझाया और मेरी माँ भी तब समझ में आया कि लड़की जो है खूब पढ़ना चाहती है, तो कोई बात नहीं। तो घर पहुंचा तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि आकर तुम बहुत जिद कर रहे हो पढ़ने के, तो पढ़ लो, लेकिन तुम पढ़ लिख करके कुछ बनने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट डे से मैंने स्कूल 1968 का 16 अगस्त से मेरे स्कूल शुरू हुआ। मैं देखा कि मेरे क्लास में मेरे से छोटे छोटे लोग हैं, तो मैं बहुत दुख महसूस हो रही थी कि मेरी एज बड़ा है और मेरे साथी लोग छोटे छोटे हैं, तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं गुरुजी को, मैंने बहुत सोचने के बाद हिम्मत करके मैंने गुरुजी को कहा कि मुझे थोड़ा आगे ले जाने का, क्लास बढ़ाने का कोशिश करिए, प्रमोट कर दीजिए। तो गुरुजी ने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में शायद गुरुजी और बाकी गुरुजी लोगों के साथ डिस्कस किया होगा, तो उन्होंने एक हफ्ते के बाद अनाउंस किया सारे बच्चों को कि जो भी बच्चे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, डबल प्रमोशन करना चाहते हैं, तो तुम एग्जाम देना पड़ेगा महीना हर महीना, और जैसे तुम्हारा रिजल्ट होगा वैसे तुम आगे बढ़ेगा। तब मैं बहुत खुश हुई क्योंकि ये मेरी अपना कोशिश भी थी। तो हर महीना एग्जाम कंडक्ट किया। और तो इसी तरह उस टाइम में असमीज मीडियम हुआ करता था, हिंदी का एक सब्जेक्ट भी हुआ करते थे और इंग्लिश का भी होते थे, लेकिन असमीज मीडियम थे। तो उसमें कौमान, खोमान, प्रथमन, द्वितमन, ये 4 साल का जो क्लास मैंने एक ही साल में कंप्लीट किया।
एग्जाम देके। जैसे LKG, तो हाँ, LKG जैसे आजकल LKG UKG क्लास 1 2 है, तो एक ही साल में मैंने कंप्लीट किया और बहुत अंक के साथ मैंने पास किया। तो इस तरह मेहनत काफी किया और मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। तो मुझे फिर 95% से आगे मैं पास होकर के, बाकी अनाउंस किया था गुरुजी ने, लेकिन बाकी लोगों का एग्जाम में शायद वो इतना नहीं हो पाया, तो मैं अकेली फिर क्लास 4 से 6 में चले गए और सीधा 5 का एग्जाम देके। उस टाइम में फिर क्लास 6 में मैंने वहाँ क्लास 3-4 साल का होता था, 8 क्लास तक होता था। तो मैंने एक साल जो फिर मैंने उसमें मुझे आगे जाने को मौका मिला। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने बॉम्बेला से किया। उसके बाद कॉलेज पासीघाट से, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट, तो वहाँ मैंने BA हिस्ट्री ऑनर्स के साथ में किया और वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर में होता था। तो उसमें भी अच्छा से मतलब पास करने का मौका मिला। फिर मैंने सोचा कि मुझे आगे और पढ़ना चाहिए, तो फिर मैं MA हिस्ट्री के लिए किया। MA हिस्ट्री जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर में किया। उस टाइम में असम के साथ में कुछ थोड़ा सा अनबन थे, तो हम लोग का जो यूनिवर्सिटी जो है पंजाब में एफिलेट किया गया। तो फिर वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हिस्ट्री में। पोस्ट ग्रेजुएट करते वक्त मेरे हेल्थ डिटोरेटेड हो गई थी। काफी बीमार रही मैं, फिर भी मैं अच्छे मार्क्स से सेकंड मतलब इसमें 60% में मैं उत्तीर्ण हुआ। हाँ जी, MA कर लिया। तो क्योंकि एग्जाम देने के बाद मैं फिर RK मिशन में आके हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। इन द मीन टाइम मैं जब हॉस्पिटलाइज्ड थी RK मिशन में, तो मेरे जो कॉलेज में थे मेरे अपने भाई बहन जैसे थे, मुझे बहुत मदद करते थे, बहुत हेल्प करते थे। वो लोग आए कि सोनम अभी एक टीचर का इंटरव्यू हो रहा है, आप वो करो, अप्लाई करो, अभी जाना होगा, एग्जाम होने शुरू हो गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एप्लीकेशन भी दिया नहीं है और मैं वैसे भी इतना स्टडी भी नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, आपका हो जाएगा। तो वो लोग ने टीचर ये स्वामी महाराज को रिक्वेस्ट करके मुझे बेड से उठा के ले गया। फिर एग्जाम मुझे बहुत आसान लगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टडी करती थी, पढ़ते रहती थी और UPSC की भी मैं तैयारी कर रही थी। तो मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं लगा। एग्जाम मैंने बहुत सुंदर से मैंने लिखा। तो साथ साथ मेरे विथ इन वीक रिजल्ट आ गया टीचर का। हाँ, ग्रेजुएट टीचर था, उसके में JT बोलता है ना। तो वो मुझे पोस्टिंग दे दिया वहाँ बोमडला में। अच्छा। अब मैं बोमडला तक जाने का हिम्मत भी नहीं है। मैं फिर एग्जाम दे के आने के बाद तो मैं फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। तो खराबी नहीं हो पा रही थी। फिर मेरे साथी लोग आया कि तुम्हारा रिजल्ट तो अच्छा हुआ है, अभी हमें बहुत खुश है कि तुम जाओ वहाँ जाके वो ज्वाइन कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं अभी तो हालत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन मेरे साथी लोग मुझे इतने मॉरल अप करते थे ना, तो उन्होंने नहीं हम लोग साथ में है, तुम जा पाओगे, चलो चलो। तो उसके बाद 10 डेज के बाद मैं आके स्कूल में ज्वाइन किया एज ए टीचर। और टीचिंग जॉब में रहते रहते फिर वो SSB का इंटरव्यू आया। हाँ, SSB का वही मैं आपको पूछना चाह रही थी कि आप इतना आपने MA तक की पढ़ाई की है, फिर आपने SSB जैसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में आपने एंट्री ली, मतलब आपने क्यों चुना फोर्स को? मतलब तो आपको अपने स्टेट में एक अच्छा सा जॉब तो आराम से मिल सकता था कि आपको मिल ही चुकी थी, तो SSB क्यों चुना आपने? एक्चुअली ये मेरी एम एंड ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरी लाइफ में हमेशा मैं सोचती थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनूं और मैं UPSC, क्योंकि मैं APCS से किया तो पॉलिटिकली कुछ प्रॉब्लम आ गया था। कुछ सिटीजन से वो लोग ने ये नहीं डिनाई कर दिया बाद में। उस टाइम में तो खैर इतना अवेयरनेस भी नहीं थी। मेरे साथी लोगों ने कहा कि मुझे आप कोर्ट में चलिए, और काफी साथी लोग कोर्ट में जाकर के जीत के भी आया और अभी सर्विस से रिटायर भी हो चुके हैं लोग। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, अब जब वो लोग नहीं चाहते हैं तो आई डो नॉट वांट टू स्ट्रेस ऑन देम। मैं कोई फाइट वुट करना नहीं चाहती हूँ। हालांकि
अफसू पूरा मेरे साथ था। अच्छा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग फाइट करना छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अगर अपना पास कैपेसिटी होगा तो कहीं भी कर सकता है। तो मैं अभी यूपीएससी से ही आऊंगी। मैंने एक वादा किया था लोगों को, मैं यूपीएससी करूंगी और उसके बाद मैं अपने बलबूते में आऊंगी, तो उसका कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन इन द मीन टाइम जैसे मैं टीचिंग कर रहे थे तो मेरे साथी लोग फिर मेरे पास आया एक ग्रुप एप्लीकेशन टाइप करके कि आप एक सर्कल ऑर्गेनाइजर का एक एसएसपी में पोस्ट खुला है और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, तुम उसमें अप्लाई करो। मैंने डिनाई किया था कि नहीं, मैं फोर्स में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं करूंगी तो एडमिनिस्ट्रेटर का ही जॉब करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसमें रहते रहते आप और भी प्रिपरेशन करके कर सकते हैं, यूपीएससी कर सकता है। तो फिलहाल जो हाथ में आया उसको ले लो। मेरे साथी लोगों ने काफी मुझे मोरल बूस्ट किया उसमें। फिर भी मैं इतना कुछ होने का, अच्छा होने का बावजूद भी मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। अच्छा। आई वॉज कंटिन्यू माई दैट टीचिंग जॉब। तो मैं टीचिंग ही कर रही थी, साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तो लास्ट दिन था नवंबर 1984, 12 नवंबर, तो लास्ट डेट था। उस दिन एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर एसएसपी का आया, आके मैम आप क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे, आज तो लास्ट डेट है और हमको हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया कि आपको लेके आज ज्वाइन कराओ। तो मैंने बोला नहीं, मैं इंटेंशन नहीं है मैं ज्वाइन करने का, मुझे कुछ और करने का इंटेंशन है, तो मुझे माफ करिए। नहीं माना उन्होंने। मेरे क्वार्टर में आके मुझे खींच के ले गया। अच्छा। तो आप ज्वाइन करना पड़ेगा, हम लोग का आदेश है, आप कल से फिर आप ज्वाइन भी नहीं कर सकता है, तो डेट एक्सपायर हो जाएगा। तो वो लोग ने जबरदस्त ले गया। तो मैं भी सोचा कि क्या भगवान यही चाहता है क्या, चलो चल के देखते हैं। फिर वहां चले गए उनके साथ। तो देखा कि वो लोग ने मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट पूरा टाइप करके रखा था। अच्छा। तो मैंने स्कूल में खबर भी नहीं दिया, वहां ज्वाइन कर लिया। तो वापस आके मैं जब प्रिंसिपल को बताया तो प्रिंसिपल काफी नाराज हुआ। मैंने बड़ा सर्कमस्टेंसेस ऐसे था कि मैं ज्वाइन करना पड़ा, तो मैं अभी ज्वाइन कर लिया सर, माफ कर रही है। तो मेरे घर से भी काफी नाराजगी जताया, क्योंकि ज्वाइन क्यों फोर्स में किया। उस वक्त काफी कम हुआ करते होंगे ना। तो नहीं, मेरे रिजल्ट देख करके दे डू नॉट वांट टू, मतलब मुझे लूज करना नहीं चाह रहे थे। तो इसी तरह ये एसएसपी में फिर सर्विस शुरू हो गया। लेकिन रहते रहते तो अच्छा लग गया होगा, ट्रेनिंग तो वगैरह करते रहते रहते भी मेरे इंटेंशन तो वही था ना, मेरी एम एंड ऑब्जेक्टिव तो मैं यूपीएससी करूंगी। फिर मैं आ गया और वहां जाने के बाद बिल्कुल पढ़ने का मौका नहीं मिला। दी एंड देन मुझे हर तरह का ट्रेनिंग में भेजते रहा। तो ट्रेनिंग के दौरान में तो फिजिकली मेंटली आपको बहुत टफ ड्यूटी करना पड़ता है, बहुत टफ ट्रेनिंग फेस करना पड़ता है। तो मैंने एक बार रिजिग्नेशन भी दिया था। अच्छा। हाँ, मैं यूपीएससी के लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है सोच करके। तो मेरे आईजी और डीआईजी ने मुझे आके मोटिवेट किया, बोला कि देखो सोनम, तुम्हारा किस्मत अगर अच्छा होगा तो यूपीएससी यहीं से हो जाएगा। तुम रिजिग्नेशन मत करो, छोड़ो। तो ऐसे कहा करके मुझे रोक दिया, मेरे एप्लीकेशन को वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर मैं शुरू हुई, कंटिन्यू करना शुरू कर दिया सेम सर्विस को। मैंने सोचा कि क्या पता शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। करते करते मैं लाइफ अप्स एंड डाउन्स बहुत देखा मैंने इस फोर्स लाइफ में। काफी टफ ट्रेनिंग है, काफी टफ जॉब है, और आपको फिजिकली मेंटली आप बहुत अपडेट और स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है हर टाइम। तो मैंने भी ठान लिया, जब मैंने इसी को मैंने अपनाया तो फिर मैं जी जान दे के काम करूंगी अपना देश के लिए। कहीं भी काम करो तो देश के लिए और अपने लोगों के लिए या खुद के लिए भी अगर सिस्टमेटिक और डेडिकेशन के साथ अगर करेगा तो कहीं भी खराब नहीं है, अच्छा है। सोच करके मैं अपने आप को माना लिया, फिर मैंने वो काम को कंटिन्यू किया। हाँ जी। एज ए सर्कल ऑर्गेनाइजर मुझे फर्स्ट पोस्टिंग दिया बॉम्बेला में। बॉम्बेला में ज्यादा दिन नहीं रुक पाया, वहां मेरे शायद 3-4 महीना ही रहा। उसके बाद मेरे ट्रांसफर हो गया ईटानगर, ट्रेनिंग सेंटर थी उस टाइम पे, लड़के लोगों का ट्रेनिंग सेंटर।
तो उसमें ऐसे सर्कल ऑर्गेनाइजर इंस्ट्रक्टर के रूप में मुझे तैनात किया। अच्छा। अपने आप को भी मैं एजुकेट किया, क्योंकि हर एक फोर्स का एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, चाहे सिविल स्टाफ हो या चाहे फोर्स का हो। आपको पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, खुद को इक्विप करना पड़ता है। तो उसको मैंने कभी भी लूज नहीं किया। तो अब आप ट्रांसफर तो काफी अलग अलग जगह पे, अरुणाचल से बाहर भी गई होंगी। जी, तो वहां से मेरी ट्रांसफर हिमाचल में हो गई थी। हिमाचल में वहां भी ट्रेनिंग सेंटर में मेरे ट्रांसफर हुआ था। तो वहां 1 साल ट्रेनिंग सेंटर में रहने के बाद मेरी प्रमोशन हुआ। तो मैं दीप हेडक्वार्टर में कुछ दिन के लिए ट्रांसफर हुआ। तो हर जगह में मैं ये चाहती हूँ कि मैं कहीं भी रहूं या पोस्टेड रहूं या सर्विस करूं, हमारा अपना कम्युनिटी है, मोनपा कम्युनिटी है, अरुणाचल का नाम रखना जरूरी है। हाँ, वही। क्योंकि अदर स्टेट्स के लोग अरुणाचल के लोगों को थोड़ा इंडिफरेंस समझता था। इसलिए मैं आपको पूछना चाह रही थी कि आजकल बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का बच्चे लोग, कॉलेज वाला, स्कूल वाला, बाहर पढ़ने वाला लोग ये इसकी बात करते, तो उस वक्त का माहौल में पूछना चाह रही थी कि एक तो आप लेडी ऑफिसर है, और ऊपर से नॉर्थ ईस्ट से है, तो वही मैं जानना चाह रही थी कि उन लोगों का क्या रिएक्शन होता था। जब मैं वहां पहुंचे तो लोग सब बहुत गलत, मतलब इतना अच्छा तरीका से एक्सेप्ट नहीं किया मुझे। वो लोग सोचते थे कि ये क्या टीचिंग करेगा, अरुणाचल से है, अरुणाचल का लोग तो बहुत बैकवर्ड होते हैं। लेकिन मैंने भी दिल में ठान लिया कि आई मस्ट बी एग्जाम्पलर फॉर देम। तो मैं एग्जाम्पलर होके काम किया हर चीज में, चाहे आप बाहर का ट्रेनिंग हो या अंदर का ट्रेनिंग हो या क्लासेस जब लेते थे। कोई भी टीचर जब, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो या टीचर हो या ट्रेनिंग सेंटर का कोई भी हो, आपको पहले तो खुद को इक्विप होना है। आप किसी को फेस करने के लिए जा रहे हैं तो आप पहले आपका सब्जेक्ट को पूरा क्लियर नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उस पूछने पर आपका पास क्षमता होना पड़ेगा कि उसका जवाब देने का। नहीं तो वो लोग तो फिर मजाक बनेंगे। इसलिए मैं हमेशा अपने को तैयार रखती थी। तो उन्होंने काफी मेरे साथ, मेरे लिए काफी अप्रिसिएशन लेटर्स दिया। तो वही मेरी अचीवमेंट है लाइफ का। मेहनत का ही फल है। मेहनत और डेडिकेशन। मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, बहुत एक्सपर्ट हूँ, ये नहीं। मैंने बहुत मेहनत किया, ऑनेस्टली काम किया, हमेशा डेडिकेशन के साथ किया, अपना देश के लिए, अपने लोगों के लिए। तो ये लोगों ने सराहा और लोगों ने अप्रिशिएट किया, और हर जगह से मुझे अप्रिसिएशन मिला। यही मेरी एक अचीवमेंट है। तो आप बचपन से भी बहुत, जैसे आपने बताया कि बहुत डेडिकेटेड रही है, और जो चाहा है, जो करना चाहा है वो आपने किया, और जो भी सोचा आपने उसको आपने करके दिखाया। इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत आपके पास आई कहाँ से? इंस्पिरेशन खास करके तो मेरी माँ है। मेरे माँ भी बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत ऑनेस्ट लेडी थी। उन्होंने मुझे कहा, तुम अगर पढ़ने का इतना शौक है तो पढ़ाई करो, लेकिन मेरे पास इतना पूंजी नहीं कि तुमको हर दम में जो भी तुमको चाहिए मैं दे सकूं। मैं थोड़ा बहुत कुछ भी दे रहा है, उसी को तुम खुशी से अपना जो पढ़ाई का ये सहारा लेके काम करो। अगर तुम किसी से भी अगर 10 रुपया भी अगर हाथ फैला के अगर ले लिया तो तुम समझ लो कि उस दिन में तुम्हारा माँ मर गई, और तुम किसी से पैसा नहीं लेगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स लोग बहुत पैसे वाले होते थे, तो वो लोग पैसा देना चाहते थे। तो मेरी माँ का बात को याद करके मैं कभी लिया नहीं। अच्छा। मेरी माँ बोलती थी, अगर तुमने एक बार ले लिया ना, तुम्हारा जिंदगी भर का तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगा। तो बोलती थी, तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते, तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हैं ना? तो बोलते थे, अगर ऐसे चाहते हैं तो किसी से कोई पैसा मत लो। तुम जितने भी बड़ा आदमी बन जाएगा, कल को लोग कहेंगे कि उसका तो पिताजी बचपन में गुजर गया और माँ बीमार रहती थी तो उनके पास पैसा नहीं होता था, तो हम लोग नहीं पढ़ाया। फिर तुम ना नहीं कह सकता है, एक बार ले लिया ना। तो ये बात मेरे हमेशा दिमाग में रहती थी, और मैं खुद अपने आप को संघर्ष करके काम करना चाहिए। मैंने क्लास 10 का एग्जाम दिया, आपको
अब शायद पता है, एक क्लास टाइम एग्जाम देने के बाद 3 महीना जैसे छुट्टी रहता है, वेकेशन। हाँ। तो उसका उस टाइम में मैं LDC का एग्जाम देके फर्स्ट हुआ, तो साथ साथ मुझे नौकरी मिल गई। फिर 11 का भी ऐसे किया, 11 एग्जाम देने के बाद भी फाइनल एग्जाम देने का फिर मैंने LDC का एग्जाम दिया। फिर उसमें मैंने वो 3 महीना का नौकरी किया। तो वो पैसा सब मैंने एक पैसा भी खर्चा नहीं किया, सब मैंने मेरे पासबुक में जमा किया। फिर क्लास 12 में जब मैं एग्जाम देने के लिए गया तो तब मुझे DC मटिंगदाई साहब ने मुझे बुलाया उनका चेम्बर में। तो बोला, देखो बेटा करके बोला मुझे, तुम ये एग्जाम मत दो। तो तुम एग्जाम देते हो और तुम फर्स्ट हो जाते हो, तुम फिर नौकरी तुम करते हो, लेकिन तुम कंटिन्यू तो करते नहीं है, इसको तो तुम फिर छोड़ देंगे, तो बाकी का क्यों तुम डिस्टर्ब करते हो। तो मैंने बोला, सर मेरी भी बात सुनिए, इसी पैसे से मैं कॉलेज जा पाऊंगी सर, इसलिए मैं कर रही हूँ। मेरे आगे का एजुकेशन, आपको पता है मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है, तो मेरे बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे अपने को स्टैंड करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ सर, तो आप मुझे मदद करना चाहिए सर, मैंने ऐसे कहा। तो बोला, फिर मुझे बहुत अच्छा से देखने के बाद, ठीक है फिर तुम जाओ एग्जाम दे दो। तो फिर वो आया, फर्स्ट हुआ, फिर मैं 3 महीना किया नौकरी। फिर वो पैसा ले करके सारे जो कुछ भी थोड़ा पैसा जमा था ले करके मैं कॉलेज चली गई पासीघाट ना। हर कोई अगर आप जैसे होंगे तब देश और आगे बढ़ेंगे। और हम आपकी जो भी कहानियां हैं हम किसी और वक्त में फिर से सुनना चाहेंगे, क्योंकि वक्त की पाबंदी है। तो हम जाते जाते हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे। अच्छा, मैं तो यही कहूँगी, मेरे जो लोग भी सुनने वाले हैं इस बात को ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहला तो खुद को स्वस्थ रखना है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो अगर आप कार गुजारने का इच्छा रखता है, किसी भी चीज के लिए आप फोकस करते हैं, वो सक्सेसफुल रहेगा। इसलिए सेहत जो है, फिजिकल फिटनेस जो है सबसे पहला जरूरत है। उसके बाद आपका टारगेट, जिस चीज के लिए आप करना चाहते हैं उसको फोकस करना है और मेहनत खूब करना है, ऑनेस्टली मेहनत करना है। पढ़ाई खूब मेहनत करें अपने बलबूते में। खास करके स्टूडेंट लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अपने बलबूते में ही एग्जाम देना है, मेहनत करना है, खूब पढ़ना है, और अपने से जो जानकारी ज्यादा है, सीनियर है, उनसे भी हेल्प लेना चाहिए। हेल्प लेना कोई बुरा बात नहीं है। मैं समझती हूँ जो लोग मेहनत करते हैं ऑनेस्टली और अपना टारगेट को फोकस करते हैं, वो जरूर सक्सेस होगा। और अपना देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना भी जरूरी है, सीखना जरूरी है। देश या अपने परिवार या अपना स्टेट का कोई बदनामी वाला काम नहीं करना चाहिए। आजकल बच्चे लोग ड्रग्स में काफी लिप्त हो रहा है। मैं खास करके ये बोलना चाहूंगी, ये ड्रग्स में लिप्त ना हो, ड्रग्स में लेना नहीं चाहिए। इससे खुद का जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाता है, साथ में पूरा परिवार बर्बाद होता है, साथ में अपना गांव, अपना स्टेट, अपना देश बर्बाद होता है। क्योंकि अब छोटे बच्चे लोग जो है हमारा देश का ही फ्यूचर है, तो उनको ये ड्रग सेवन से दूर रहना है। जो भी चीज से कमजोरी बनता है उससे दूर रहना जरूरी है। और गलत संगत का साथ नहीं रहना है, अच्छे लोगों का साथ चलेगा तो अच्छा चीज सीखेगा, खुद का जिंदगी सुंदर होगा। मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि हमारे आने वाले जो लोग हैं, जो उभर के आ रहे हैं बच्चे लोग, उनका जिंदगी बहुत सुंदर हो, और हमारा इलाका के बारे में, हमारे अपना कम्युनिटी के बारे में और अपना देश का खूब नाम उजागर हो, उनका भी भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं उन्हें ये कार्यक्रम पसंद आए होंगे। हम आपको फिर से बता दूं कि आज के मेहमान कार्यक्रम में जो आज हमारे साथ मेहमान थी, SSB में DIG के पद पर सेवानिवृत्त मिस सोनम यूड्रोन, जो हाल में अरुणाचल गवर्नमेंट के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर कार्यरत है। मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई और अपनी बातें हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।